हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस चल रही है। चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th में, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको लेकर हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट। अब उस पार्ट में काफ़ी कुछ बातें, कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है, और जो कुछ बातें उस पार्ट में क्लियर नहीं हुई, उस क्वेश्चन को और उन बातों को यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए, हम पहले समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करें, एक बार शॉर्ट में और समझ सकते हैं कि देखिए, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये P और Q क्या दोनों है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। और जो Q है, ये Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब परिमेय संख्या में क्या क्या आती हैं। देखिए, परिमेय संख्या में आती हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याओं में, और पूर्ण संख्या आती हैं पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या, और जो पूर्णांक संख्याएं हैं ये सब मिलाकर बनाती हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में क्या क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं क्या है। देखिए, अपरिमेय संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो इस में नहीं आ रही हैं, जो परिमेय संख्याओं में नहीं आ रही हैं, वो सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, पर है किसके अंतर्गत, वो सभी जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है, जिसे रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो उसमें एक तो आ गई परिमेय संख्याएं और एक आ गई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए, अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय संख्या में नहीं है। एग्जांपल देखिए, √2, √3, √5, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक कुछ क्वेश्चन है इसी चैप्टर में कि सिद्ध कीजिए किसी संख्या को अपरिमेय संख्या। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे दिया और उसे कहा गया कि आपसे कि सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, आपके सामने कुछ डायग्राम बने हैं यहाँ पर, जो इस बात को प्रूफ करने के लिए है कि क्या दी गई संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम पहले प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं 1.3, जिस प्रमेय को फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं उस प्रमेय को। इस चैप्टर को समझने के लिए प्रमेय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रमेय है क्या, प्रमेय ये है कि यदि किसी संख्या a² को, यदि a² को p डिवाइड कर रही है, ठीक है, p यदि डिवाइड करती है a² को, यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस संख्या को यदि p डिवाइड कर रही है तो इसे भी p डिवाइड करेगी। ठीक है, अब इस थोड़ी इक्वेशन को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए p आपने मान लिया है यहाँ पर 2, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है 2, वो डिवाइड करेगी किसे, a को और a² को। अब एग्जांपल हम मान सकते हैं कि a इक्वल क्या है, 6 है, a इक्वल 6 है, तो यहाँ पर a² बराबर क्या हो गया, a² मतलब 36, a बराबर 6 है तो a² 36 हो गया। अब ये प्रमेय कहती है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 है, तो p डिवाइड कर रही है a² को, मतलब p डिवाइड कर रही है a² मतलब 36 को। ठीक है, p यदि डिवाइड कर रही है 36 को, तो p a को भी डिवाइड करेगी, मतलब p जो है a का मतलब ये है 6। अब a को भी डिवाइड कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। ठीक है, ये प्रमेय कहती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है वो a² को डिवाइड करती है तो a को भी डिवाइड करती है। ठीक है, अब इस प्रमेय का यूज कहाँ करना है, इसके बारे में आइए समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 है, √3 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्या है। पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम किस तरह सिद्ध करेंगे। देखिए, एक आपके सामने एग्जाम्पल बना हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा, a² अपॉन p का। ठीक है, यूज आने वाला है ये। ठीक है, a² को यदि p डिवाइड कर रही है तो a को भी p डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए, देखते हैं कि √2, √3 और √5, तो ये क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, √2 जो है वो अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है
जो कि जिसे हमें प्रूफ करना है कि वो व्यक्ति ईमानदार है। देखिए जो व्यक्ति होता है उसके अंदर दो गुण होते हैं, या तो ईमानदार है या फिर बेईमान है, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति को ईमानदार साबित करना है, सिद्ध करना है, तब हम क्या करेंगे, यदि हम सिद्ध कर दें कि वह व्यक्ति बेईमान नहीं है, उसके जो गुण हैं वो बेईमान वाले नहीं है और वो व्यक्ति बेईमान नहीं है, तो यदि हम सिद्ध कर दें कि वह व्यक्ति बेईमान नहीं है, यदि वो बेईमान नहीं है तो वह क्या सिद्ध हो जाएगा, ईमानदार सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यदि हम किसी व्यक्ति को सिद्ध कर दें कि व्यक्ति बेईमान नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। उसी तरह से यदि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, देखिए संख्याओं को भी, वास्तविक संख्या को दो रूप है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या को प्रूफ करिए, तो यदि हम √2 को प्रूफ कर दें कि √2 क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, √2 के अंदर कोई भी परिमेय संख्या वाले गुण नहीं है, √2 परिमेय संख्या नहीं है, तब वह क्या है, यदि परिमेय संख्या नहीं है तब वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। दो ही ऑप्शन है, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। जब वह संख्या परिमेय नहीं है तब वह संख्या क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और यदि कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तब वह क्या है, परिमेय संख्या है। ये दो ऑप्शन, दो के अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं होता। अब देखिए √2 को हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम क्या करेंगे कि मान लिया हमने कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे हम पे दबाव बनाया कि भाई ये √2 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय इसको नहीं मान रहे और हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, तब हम क्या करेंगे, मान लिया √2 बराबर है किसके बराबर है, परिमेय संख्या के, ठीक है। √2 क्या एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या है, मतलब P/Q, ठीक है। √2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब P/Q। अब यह संख्या क्या हो सकती है, ये संख्या 8/4 भी हो सकती है, उसके बाद में 12/6 भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इस रूप में हो सकती है परिमेय संख्या, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो हमने मान लिया कि यह संख्या एक सहभाज्य संख्या है, ये P/Q है, एक सहभाज्य। अब देखिए सहभाज्य क्या है, यहाँ पर समझिए आप सहभाज्य क्या होता है, ठीक है। ये जो संख्या है 8/2, अब यहाँ पर देखिए ये किस किस से डिवाइड हो रही है, ये 1 से भी दोनों डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है, 2 1 2 2 4 8, 4 का फैक्टर 2 का फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है, ये सहभाज्य नहीं है। पर यदि मान लीजिए संख्या P/Q इस रूप में हुई 3/1 के रूप में, तब ये क्या है, तब ये सहभाज्य, इसमें सिर्फ एक से विभाजित हो रही दोनों संख्याएं, देखिए 3/1, ये दोनों संख्या किससे विभाजित हो रही है, सिर्फ एक से। अब यहाँ पर देखिए ये एक से विभाजित हो रही है और दो से भी विभाजित हो रही है, तो ये संख्या सहभाज्य नहीं है, ये संख्या सहभाज्य है, और हमें P/Q के रूप में क्या चाहिए, सहभाज्य संख्याएं चाहिए, ठीक है। अब मान लिया हमने कि P/Q क्या है, P/Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम काटा पीटी करने के बाद में सारी इस संख्या को हमने क्या करा, सहभाज्य बना लिया, सहभाज्य कैसे, सरलता रूप में बनाया हमने, सहभाज्य हो गई, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, ये सहभाज्य संख्या हो जाएगी 4/1, ठीक है। अब क्या करा हमने, P/Q, इसे हमने क्या मान लिया, A/B, A/B इसको मान लिया। अब P/Q जो थी उसे हमने कन्वर्ट कर दिया, अब A/B क्या हो गई, ये सहभाज्य हो गई, ये क्या है, सहभाज्य हो गया, ठीक है। तब कंडीशन क्या होगी कि √2, जो √2 है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, P/Q को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, A/B में, 1/B में, सहभाज्य संख्या है, तो A/B। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, वज्र गुणा किस तरह से होगा कि यहाँ पर इसके बटे मान लेंगे हम 1, ठीक है। तो 1 A का इंटू किस में होगा, 1 में होगा, √2 का इंटू होगा B में, ठीक है। तो A का इंटू जब 1 में हुआ तो क्या हुआ, A हुआ, इक्वल में। देखिए इसके इक्वल में क्या आएगा, जब हमने इसका इंटू इसमें करा तो क्या हो गया, √2B, ठीक है। 2 के गुणा में क्या आ गया, 2 के गुणा में आ गया B। अब देखिए अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, इन दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, A², देखिए A² इक्वल 2B², देखिए स्क्वायर से रूट हट गया,
अब ये बचा क्या, ए स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर। ठीक है, ये इसे हम देते हैं नाम समीकरण 1। ठीक है, ये एक समीकरण बन गई है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या है 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, ए है स्क्वायर में इक्वल में क्या है बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपन बी इक्वल क्या है बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तब क्या मिलता है, बी स्क्वायर मिलता है। मतलब यहाँ पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए यदि ये 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखिए p मतलब कि वही संख्या होगी अभाज्य संख्या। जब p किसको डिवाइड करी, ए स्क्वायर को डिवाइड करी, तो p किसे डिवाइड करेगी, p a को भी डिवाइड करेगी। ये देखिए p a को भी डिवाइड करेगी और ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो a स्क्वायर को क्या भाग दे रहा है, भाग जा रहा है किससे जा रहा है 2 से, तो a को भी भाग किससे जाएगा, a को भी भाग जाएगा 2 से। ठीक है, तो ए स्क्वायर में भी 2 से भाग जा रहा है, ए स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है 2 से और ए भी विभाजित हो रहा है 2 से। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि ए बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ए इक्वल क्या हो गया 2 हो गया। ए इक्वल देखिए यहाँ पर ए इक्वल क्या हो गया 2। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक चीज समझते हैं, मतलब ए को भाग दे रहा है 2। ठीक है, अब मान लीजिए ए बराबर क्या हो गया यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब 2 में इंटू करेंगे 4 का, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए 2 में इंटू करेंगे 4 का, तो 2 4 जा 8। जब हम इसमें इसका इंटू करते हैं तब हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ ओनली 2 है। अब हम ये संख्या भी माननी है, तो ये संख्या हमने मान ली के है, ए इक्वल 2 के हमने मानी ये संख्या। ठीक है, क्योंकि कोई तो संख्या होगी जिसका गुणा हम 2 में करेंगे तब जाके 8 मिलेगा। यहाँ पर कोई तो संख्या होनी चाहिए जिसका गुणा करेंगे हम तो क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। अब देखिए ए का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का मान रखते हैं, तो देखिए क्या होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए का मान रख देंगे। ए का मान कितना है 2 के। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में क्या हो गया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये 2 के स्क्वायर जो है इसका वर्ग हो रहा है, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। देखिए 4 के स्क्वायर इक्वल क्या होगा 2b स्क्वायर। अब देखिए इस के स्क्वायर को यहीं पर रहने दें, अब इक्वल में क्या है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपन कितना हो गया 4 हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब के स्क्वायर बराबर क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 2, के स्क्वायर इक्वल क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a जो है ए स्क्वायर को भी 2 काट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और a भी डिवाइड हो रहा है 2 से। यहाँ पर देखिए b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है किससे, b स्क्वायर जब भाग जा रहा है, b स्क्वायर जब डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम प्रमेय को जानते हैं कि b भी किससे डिवाइड होगा, b भी डिवाइड होगा 2 से। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो हैं a और b दोनों डिवाइड किससे हो रहे हैं, b से 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इस तरह का विरोधाभास क्यों हो रहा है, जबकि हम पहले जान चुके हैं कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी इसमें एक 2 का फैक्टर मिल रहा है। तो 2 ऐसी संख्या मिल रही है जो a को भी डिवाइड कर रही है और b को भी। ठीक है, ये सहभाज्य नहीं है। अब जब सहभाज्य नहीं है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या सहभाज्य नहीं है। √2 क्या है, √2 सहभाज्य संख्या नहीं है, तो √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह आप काफी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह √2 को हमने अपरिमेय संख्या प्रूफ करा। अब देखिए √3, यदि √3 को भी हम सेम प्रोसेस लेके चलते हैं तो √3 भी इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर हमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले कुछ टॉपिक हैं जिन्हें समझना जरूरी है। वो टॉपिक क्या है कि देखिए वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। हमें कहा है कि √3 जो है अपरिमेय संख्या प्रूफ करिए, सिद्ध करिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यदि हम सिद्ध कर दें कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए अब उसके लिए क्या है कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को p जो है वो डिवाइड कर रही है,
तो यहाँ पर a को भी डिवाइड क्या करेगी, p करेगी। अब p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है और a क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पहले हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसा कहा गया क्वेश्चन में हमने मान लिया कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मतलब कि p अपॉन q, जहाँ पर जो q है वो नहीं है इक्वल किसके, 0 के, ठीक है, जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर p अपॉन q में मान लिया, यहाँ पर क्या है कि इनमें कोई संख्या जो है वो दो, जैसे 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी हो रही है, 4 से भी डिवाइड हो रही है, दोनों संख्या यहाँ पे ये कंडीशन बन सकती हैं। पर यदि मान लिया कि हमने ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, ये संख्या सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक के अलावा इनका कोई HCF नहीं है, सिर्फ देखिए मतलब एक से दोनों संख्या विभाजित हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें क्या मान लिया, सहअभाज्य संख्या, तो a बटे b मान लिया हमने। a बटे b क्यों माना कि ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये इन्हें क्या माना हमने, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पर क्या है कि सहअभाज्य को किस तरह से हम प्रूफ करेंगे, देखिए √3 इक्वल क्या है, सहअभाज्य संख्या। अब इसके अपन में हमने 1 मान लिया, तो a का इंटू किस में, वज्र गुणा, देखिए a का गुणा जब 1 में हुआ तो कितना हो गया, a हुआ, इक्वल में √3 का इंटू किस में हो रहा, b में, तो √3b, ठीक है, a इक्वल √3b। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों का वर्ग कर देंगे दोनों पक्ष में, तो a का वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, इक्वल में 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b²। अब देखिए a इक्वल क्या हो गया, 3b², ठीक है, इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं, ये समीकरण क्या होगा, 1। अब देखिए ये a² जो है, a² यहीं पर है, इक्वल में b² यहीं पर, और इस 3 को कहाँ ले जाएंगे, इसके अपॉन में ले जाएंगे, गुणा में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो a² अपॉन 3, ठीक है। हम प्रमेय जानते हैं कि किसी संख्या के एक स्क्वायर को यदि p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पर a² को डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है, 3, मतलब a² को भाग दे रहा है, कौन भाग दे रहा है, 3 भाग रहा है, ठीक है, इससे। तो अब a को भी डिवाइड कौन करेगा, देखिए a² को भगाया 3 ने, तो 3 किसे भगाएगा, a को भगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, a इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए a इक्वल 3। अब देखिए ऐसी कोई तो संख्या होगी जिसका हमको गुणा करेंगे तब जाके ये मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली 3 1 3b यदि होता है तब भी हमें इंटू इसमें करना पड़ेगा 1 का, ठीक है, इसमें 1 का भी इंटू करना पड़ सकता है, इसमें 2 का इंटू करना पड़ सकता है, इसमें 3 का भी इंटू करना पड़ सकता है, ठीक है। a बराबर 3 × 1 हो सकता है, मतलब 3 1 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 6 भी हो सकता है, 3 3 9 भी हो सकता है, 3 4 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस संख्या को हमने क्या मान लिया, इस संख्या को हमने मान लिया k, कोई भी संख्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं, f मान सकते हैं, z मान सकते हैं, पर इस संख्या को हमने एक k मान लिया, ठीक है। अब a के इक्वल में क्या हो गया, 3k, कहते हैं a इक्वल 3k। अब ये जो समीकरण है इसमें किसका मान रखेंगे हम, इसमें मान रखेंगे a का। तो देखिए a² की जगह पर क्या मान रख देंगे इसका, 3k² इक्वल में क्या है, 3b², ठीक है। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9k² इक्वल में क्या है, 3b², ठीक है। अब ये जो k² है ये यहीं पर रहेगा और इक्वल 3b² अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 9, ठीक है। 3 1 3 एंड 3 3 9। अब देखिए बचा क्या हमारे पास k, देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं k² इक्वल में क्या हो गया, b² अपॉन कितना हो गया, 3, मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को, b² को भाग रहा है, कौन भाग रहा है, 3 भाग रहा है, ठीक है। तो b को भी कौन भागेगा, b को भी कौन भाग लगाएगा, 3 लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b² को में किससे भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, b में भाग जा रहा है 3 से। अब उसके बाद में जब a² में भाग जा रहा था वो भी किससे जा रहा था, 3 से जा रहा था, और a में भी किससे भाग जा रहा था, 3 से जा रहा था। तो अब यहाँ कंडीशन क्या हो गई है कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, a² को भी डिवाइड कर रहा है और b² को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब a अपॉन b, यहाँ पर क्या है, a अपॉन b जो है ये सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। अब यदि इस टाइप का विरोधाभास क्यों हो रहा है,
इस तरह का विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको गलत माना है। किसको गलत माना? √3 को हमने एक परिमेय संख्या गलत मान के चल रहे हैं, इसलिए इस तरह का कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि पहले तो हम कह रहे हैं कि ये सहभाज्य है, मतलब इसमें ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर रही है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, इसमें एक संख्या है। कौन सी संख्या है? 3 है, जो a को स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है और b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रही है। इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जो √3 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो √3 क्या है? √3 क्या है? √3 इक्वल क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्लियर हो आपको? तो इस तरह के और भी क्वेश्चन देखिए, इसमें √2 का भी हमें सिद्ध करना था, √3 भी सिद्ध करना था, √5 भी हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार के बारे में सीखते हैं। तो दशमलव प्रसार है क्या? ठीक है, और दशमलव प्रसार जो है, परिमेय संख्याओं के बारे में हमें दशमलव प्रसार पढ़ना है और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें दशमलव प्रसार पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है शांत प्रवृत्ति का। ठीक है, दशमलव प्रसार कौन सी प्रवृत्ति का होता है? शांत प्रवृत्ति का। और एक इसकी प्रवृत्ति होती है अशांत किंतु आवृत्ति। ठीक है, अब ये शांत और अशांत आवृत्तियां क्या है इन्हें हम समझेंगे। देखिए, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत और अनावृत्ति। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसे कि आवृत्ति अनावृत्ति क्या है और शांत और अशांत क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और या अशांत होता है। और अशांत होता कौन सा? अशांत होता है आवृत्ति। जैसे 26/5। ठीक है, मतलब 5 से हम डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे? 26 को। ठीक है, अब देखिए 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लगा के शून्य बढ़ा ली, 5 2 जा 10। देखिए 5 5 जा 25, 26 माइनस 25 इक्वल 1। देखिए डॉट लगाया, शून्य बढ़ी, 5 2 जा 10। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी जो शेषफल नहीं बचा है। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद जो है ये पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के दो प्रकार हैं, एक तो शांत और दूसरा है अशांत आवृत्ति। तो इसका प्रकार है शांत। ठीक है, इसका प्रकार है शांत। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या भी हो सकती है दशमलव के बाद में, पर शांत है, मतलब एक समय पे वो प्रक्रिया भाग देने वाली खत्म हो जाती है, तो उसे कहेंगे शांत वाली, शांत परिमेय संख्या। अब दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल देखिए 3/8। अब यहाँ पर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हैं? 3 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है, डॉट लगाया, शून्य बढ़ाया। ठीक है, 8 3 जा 24। ठीक है, 6, एक और शून्य बढ़ाया। अब 8 7 जा 56। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा, एक और शून्य बढ़ाई, 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है और यहाँ पर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये भी क्या है? शांत परिमेय। ठीक है, ये भी क्या है? शांत है। 26/5 क्या है? शांत है। तो यहाँ पर देख लिया आपने शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो देखिए अशांत और आवृत्ति परिमेय संख्याओं के लिए क्या देखते हैं कि जब हम 1/3, देखिए जब हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं, 3 से 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से 3 3 3। ठीक है, इसमें क्या है? ये दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति है। देखिए इस तरह से चलता जाएगा, पर इसमें क्या है? इसमें एक आवृत्ति है। तो ये क्या हो गया? अशांत है, किंतु इसके अंदर क्या है? एक आवृत्ति आ रही है। ठीक है, आवृत्ति देखिए 3 3 की आवृत्ति आ रही है, तो ये अशांत होने के साथ में क्या है? आवृत्ति है, तो इसे अशांत किंतु आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और देखिए 2/3।
जहां पर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस क्या होगा, चलती ही जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, अशांत, अशांत है, और क्या है, ये आवृत्ति है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए हैं कि किस तरह से शांत और अशांत जो दशमलव प्रसार है उसे पहचाना जा सकता है। अब देखिए, इसे पहचानने की एक और ट्रिक भी है। एक और क्या है, किस तरह पहचान सकते हैं, जैसे 26/5। अब देखिए यहाँ पर जिस संख्या के हर का जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अब जिस जिस भिन्न के हर का जो किस गुणनखंड किस रूप में आ रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो उस समय क्या है, वह क्या है, एक शांत है। एग्जाम्पल के देखिए कि 5 है। अब यदि मान लीजिए 26/5 है, अब इसका देखिए, इसमें किसका आ रहा है, 5 की पावर n मतलब 1 इंटू 2 की पावर m मतलब 0 मान लीजिए। जो भी यहाँ पर 2 की पावर से मान लीजिए, वरना फिर इसको 0 मान लीजिए, 1 हो जाएगा। अब 5 की पावर 1 इंटू 5 हो गया, 5 1 5 का जब इंटू 1 में होगा, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। जब 5 की पावर 1 का इंटू होगा 1 से, तब क्या हो जाएगा, 25/5। तो यहाँ पर जिस परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर m इंटू m की पावर n का फॉर्मूला लगता है, मतलब जिस परिमेय संख्याओं के हर में जोड़ियां बनती है, किसकी जोड़ियां बनती है, 2 के और 5 की सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरी डिजिट आती है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत पर आवृत्ति हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल 1/3, 1/3। अब देखिए यहाँ पेयर बन रहा है क्या, यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है, ये है अशांत, अशांत है और आवृत्ति है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 इंटू 3 का। 7 है, इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 इंटू 3 का। तो ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्मूला यदि अप्लाई होता है, तब वह क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। और यदि फॉर्मूला नहीं लगता है, नहीं इसे साबित कर पाते हैं कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, बाकी थर्ड और कुछ डिजिट आ जाए, तब वह क्या है, वो अशांत है और आवृत्ति परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस तरह से होता है संख्याओं में। और अगले पार्ट में हम मिलते हैं, और अगले पार्ट में हम देखेंगे बहुपदों के बारे में। ठीक है, बहुपदों के बारे में सीखेंगे, तब तक के लिए